संस्कार मित्रों, नए चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर्म कारक पे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कर्म कारक पे चर्चा कर रहे हैं, 2-3 क्लासेस में हो चुकी है इस पे। तो जो भी भाई बहन हमारे नए हैं इस चैनल पर, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। कारक में बहुत से सूत्र हैं संस्कृत कारक में, जिन सूत्रों पे हमें जो है आपसे चर्चा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भी कारक को 2 से 3 क्लास में खत्म कर सकते थे। लेकिन कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हमारे कहने का मतलब यही है कि आप जो है, यदि आप कारक पढ़ रहे हैं तो आपको कारक को इतनी अच्छे से तैयार कर लेना है कि कारक से आने वाला 1, 2, 3 जितने भी नंबर क्वेश्चन आता है आप बिल्कुल सही करके आए। आपको पूरा यकीन हो कि हमने कारक को कम्प्लीटली पढ़ लिया है और कारक से एक भी नंबर क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। अगर बहुत से बच्चे तैयारी इस तरह से करते हैं जैसे कि कारक से उन्हें जो भी सूत्र लग रहा है उन्हें याद कर लेंगे, बाकी अगर जो कठिन लगते हैं वो छोड़ देते हैं। और वही परीक्षा में होता क्या है कि जो उन्होंने छोड़ के अगर वो परीक्षा में आ गए तब उनकी वहाँ प्रॉब्लम होती रहती है, भाई कारक तो हमने पढ़ा था पर यह है कि इसके बाद भी हमने गलत करके आया। उसका कारण ये होता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को कम्प्लीटली नहीं पढ़ के गए थे। तो इसीलिए हमें लगता है कि हम लोग को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कारक से बनने वाले जितने भी सूत्र हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, हम सभी सूत्रों पर चर्चा करेंगे। आज हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है आदि सिंह स्था साम कर्म। हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, जहाँ पे हमने कर्तु इष्टम कर्म एक सूत्र पढ़ा, कर्मण द्वितीय पढ़ा, और अकर्तम चा जहाँ पे हमने 16 विकर्मक धातुओं के बारे में चर्चा की। 2025 दंड रुद्र प्रश्न पूछताछ मत मुसली हुआ, इस पे भी चर्चा कर लिया है। आज हम लोग ऐसी अष्टासाम कर्म पर जो है जो सूत्र है इस पे चर्चा करेंगे। आदि सिंह स्था साम कर्म, ये सूत्र ये कहता है कि आदि उपसर्ग के बाद अगर जो है सी धातु हो, स्था धातु हो और आस धातु, कौन सी? सी धातु हो, स्था धातु हो और आस धातु हो, इन धातुओं के पहले अगर अद उपसर्ग लगा हो, क्या शर्त क्या रखी है कि इनके पहले क्या होगा? अद उपसर्ग जो है, उपसर्ग कौन सा? ये उपसर्ग है अद, और क्या है? तीनों धातुएं हैं। अगर सी, स्था और आस इन धातुओं के पहले अगर अद उपसर्ग लगा है तो जो है क्या होगा? इनके अगर अद उपसर्ग लगा हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जहाँ कर्म संज्ञा होगी वहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तो आपको बहुत ही साधारण में हम आपको समझाएंगे कि सी धातु, स्था धातु, आस धातु। सी का मतलब क्या हो गया? सोना। स्था मतलब ठहरना। आस का मतलब बैठना। तो ये जो तीनों धातुएं हैं, अगर इन धातुओं के पहले अद उपसर्ग लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो है इनके जो आधार होंगे, इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जो कर्म संज्ञा होगा वहाँ पे द्वितीय विभक्ति, कर्म द्वितीय सूत्र वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। तो इस सूत्र का मतलब यही है। अगर हम उपसर्ग की बात करें, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में अगर आपसे उपसर्गों की संख्या पूछी जाती है तो उपसर्गों की संख्या आप कितना लिखेंगे? उपसर्गों की संख्या भी बहुत बार यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया है। आप लिख के आएंगे कि उपसर्गों की जो संख्या होती है 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के पहले जो आकर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग आते हैं, जो कि प्रत्यय होते हैं शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय जो है बाद में लगते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया आदि सिंह साम कर्म में कि सी धातु, सी यानी कि सोना, स्था यानी कि ठहरना, आस यानी कि बैठना, ये तीनों धातुओं के पहले अगर अद उपसर्ग लगा हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा जहाँ होगी वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। हमने उदाहरण लिखा है राजा सिंहासनम अतिष्ठत, यानी कि राजा जो है, राजा सिंहासन पर, राजा सिंहासन पर बैठता है, बैठता है। शिष्य आसनम अतिष्ठति, शिष्य आसन पर, आसन पर बैठता है। सपर्यंकम अरिसेते, वह पलंग पर, वह पलंग पर सोता है। तो ये सूत्र आपसे क्या कहता है कि देखिए अद तिष्ठत धातु है, स्था धातु है, अद उपसर्ग है,
स्था धातु है, अद उपसर्ग है, सी धातु है और अद उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी और वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। आधार क्या? राजा सिंहासन पर बैठता है, बैठने का आधार क्या है? सिंहासन, यानी कि सिंहासनम में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति है एक हुई और द्वितीय विभक्ति में जो है कर्म कारक हुआ यहाँ पे और द्वितीय विभक्ति हुई। शिष्य आसन पर बैठता है, शिष्य आसन पर बैठना है, बैठने का आधार क्या है? आधार आसन है, तो आसन में क्या हो जाएगा? आसनम, यानी कि द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक। वह पलंग पर सोता है, तो किस पर सो रहा है? पलंग पर, यानी कि सोने के आधार क्या है? पलंग है, यानी कि किसी व्यक्ति का बैठने का, सोने का, ठहरने का जो स्थान होता है, आधार नहीं होता है, तो वह पलंग पर सोता है, उसके सोने का आधार क्या है? पलंग है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो है वह पलंग पर सोता है, तो पर्यंकम, पर्यंकम में जो है द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक हुआ है। तो इस तरह से आप इस सूत्रों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये सूत्र ऐसा है जो कि बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता, क्योंकि एक में जोड़ के दे दिया है अर्थिंग स्था शाम कर्म, तो बहुत से बच्चे इसको जो है अलग अलग नहीं कर पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। आज उपसर्ग पूर्वक सी धातु, स्था धातु, आस धातु के होने पर जो है उसके पहले अधिउपसर्ग हुआ लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप कर्म संज्ञा होगी, जहाँ कर्म संज्ञा होगी वहाँ पे द्वितीय होगी। कर्म संज्ञा किसकी होगी? अब प्रश्न ये उठता है, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा किसकी होगी? आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज की क्लास में अर्थिंग स्था शाम कर्म सूत्र पढ़ा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के क्लास कैसा रहा हमें कमेंट करिए। थैंक यू।